नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की संपत्ति कुर्क मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया था गिरफ्तार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की बड़ी मुश्किलें, एक सभा में तलवार लहराना पड़ा भारी, आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। आईएनएस विक्रांत केस में बीजेपी नेता किरीट सोमैया को मिली गिरफ्तारी से राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। 58 करोड़ से अधिक के घोटाले का है आरोप। आलिया भट्ट ने हाथों में रचाई रणबीर कपूर के नाम की मेहंदी, 15 अप्रैल को शादी के बंधन में बन जाएंगे आलिया रणबीर। हेडलाइंस के बाद अब बात कर लेते हैं खबरों की। तो पहली खबर नवाब मलिक से जुड़ी हुई है। नवाब मलिक के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और उनकी कई संपत्तियों को कुर्क कर लिया, जिसमें विशाल गोवावाला कंपाउंड, एक वाणिज्यिक इकाई और कुर्ला उपनगर में 3 फ्लैट्स, बांद्रा पश्चिम में 2 आवासीय फ्लैट और उस्मानाबाद जिले में 148 एकड़ कृषि भूमि शामिल है, जिसकी जानकारी ईडी ने खुद ट्वीट करके दी है। ईडी ने ट्वीट करते हुए बताया कि मोहम्मद नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक उर्फ नवाब मलिक, उनके परिवार के सदस्यों, सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। आपको बता दें कि नवाब मलिक के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। ईडी को संदेह है कि नवाब मलिक की ये संपत्तियां भी अवैध तरीके से खरीदी गई है, जिस कारण ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिससे नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी अगली खबर की। अगली खबर भी नवाब मलिक से जुड़ी हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है। मलिक की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इसमें उन्होंने ईडी की हिरासत से रिहाई मंजूर किए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि उनको काले धन और भ्रष्टाचार की जांच से जुड़े एक मामले में ईडी ने हिरासत में लिया है, जिसके खिलाफ नवाब मलिक के वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के सामने दलील दी है कि जिस लेन देन के आधार पर ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है वो साल 2000 से पहले का है, जबकि जिस कानून के तहत ये कार्रवाई की जा रही है वो 2005 में अस्तित्व में आया। ऐसे में ये कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है। अब हम आपको इस मामले के बारे में समझाते हैं। दरअसल नवाब मलिक को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 4 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जानकारी के मुताबिक साल 1999 से 2003 में कुर्ला में 3 एकड़ के भूखंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को भुगतान किया गया था। आरोप है कि कुर्ला की ये जमीन मुनीरा प्लम्बर की थी, जिस पर हसीना पारकर ने एक जाली पावर आउट अटॉर्नी के जरिए कब्जा कर लिया था और अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड सलीम पटेल को जमीन बेचने का अधिकार दिया था। इस जमीन की कीमत करीबन 300 करोड़ थी, लेकिन महज 50 लाख में नवाब मलिक ने ये जमीन पारकर से खरीद ली थी। अब बात तीसरी खबर की कर लेते हैं। तीसरी खबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से जुड़ी हुई है। राज ठाकरे पर अब सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को राज ठाकरे ने ठाणे में एक सभा की थी, जिसमें उन्होंने तलवार लहराया था। वहीं इस मामले को लेकर उनके खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। राज ठाकरे के साथ ही पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अन्य 2 नेताओं अविनाश जाधव और रविंद्र मोरे के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए
ने ठाणे के नौपाड़ा थाने में केस दर्ज किया है। इस सभा के दौरान राज ठाकरे ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को चेतावनी दी और 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है। मनसे समर्थकों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मनसे पार्टी कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर देंगे। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर बयान दिया है। इससे पहले 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के मौके पर राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग करते हुए ये चेतावनी दे चुके हैं। इस चेतावनी के अगले दिन ही उनके कार्यकर्ता ने अजान के खिलाफ लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया था, जिस पर पुलिस ने उस कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया था और इस मामले में 5,500 का जुर्माना लगाया था। अब बात अगली खबर की कर लेते हैं। हमारी अगली खबर बीजेपी नेता किरीट सोमैया से जुड़ी हुई है। किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गिरफ्तारी के मामले में सोमैया को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा किया जाना चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर किस मामले में हाईकोर्ट ने सोमैया को अग्रिम जमानत दी है, तो चलिए हम आपको विस्तार से इसकी पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईएनएस विक्रांत को संरक्षित करने के लिए जमा किए गए 58 करोड़ के चंदे के कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तारी से पहले ही जमानत दे दी है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दोनों बाप बेटे को तलब किया था, लेकिन अब गिरफ्तारी से पहले ही उन्हें जमानत मिल गई है। इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने किरीट सोमैया की अंतरिम जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी थी। अब चलिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल साल 2014 में सेवा से बाहर हो चुके विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को तोड़े जाने से बचाने के लिए सोमैया ने 58 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि इकट्ठा की थी, जिसको राजभवन में जमा कराना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब इसकी जानकारी आरटीआई के जरिए राजभवन से मांगी गई तब इस मामले का खुलासा हुआ। इसकी जानकारी मीडिया को देते हुए संजय राउत ने सोमैया पर इसे पैसे की धांधली का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में किरीट सोमैया की तरफ से शिवसेना और कांग्रेस पर भी ऐसे ही पैसे जमा करने के आरोप लगाए गए हैं। बहरहाल इस मामले में क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है, ये तो अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अब आखिरी खबर की बात कर लेते हैं। ये खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, जहां इस वक्त आलिया भट्ट की मेहंदी का सीजन चल रहा है। मेहंदी की रस्म पूरी हो गई है, जिसके बाद संगीत सेरेमनी देर रात शुरू हुई और संगीत फंक्शन के बाद कपूर और भट्ट परिवार ज्वाइंट डिनर भी करते नजर आए। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। कपल ने शादी की रस्मों की शुरुआत गणेश पूजा से की, जिसमें रणवीर और आलिया के साथ दोनों परिवार मौजूद थे। रणवीर की मां नीतू कपूर और बहन रिद्धिमा, उनके पिता, बच्चे भी इस फंक्शन में शामिल हुए। रणवीर की बुआ रीमा जैन भी मौजूद थी। महेश भट्ट और पूजा भट्ट मेहंदी की रस्म पूरी करने के लिए रणवीर के घर पे निकले। वहीं संगीत सेरेमनी के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। सूत्रों की माने तो ये कपल 14 अप्रैल को शादी करने जा रहे हैं। हालांकि करीना कपूर खान के पिता रणधीर कपूर ने कंफर्म किया है कि आलिया भट्ट और रणवीर कपूर 15 अप्रैल को शादी करेंगे। तो तारीख अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जरूर है कि 1-2 दिनों में रणवीर आलिया की शादी हो जाएगी। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।